Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepak Tripathi and today we are going to start chemistry. So our first chapter is matter in our surroundings. देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि जो यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जो यूनिवर्स है हमारी वो बनी हुई है मैटर से और एनर्जी से। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आता है, ठीक है, कि मैटर होता क्या है। तो देखिए, मैटर का सिंपल सा डेफिनेशन है एनीथिंग or everything which occupies space, poses mass and offer resistance to any stress applied on it is called matter। कोई भी चीज़ जो स्पेस को कवर करता हो, ठीक है, मतलब उसको अगर हम रखते हैं तो वो स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर उस पर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस इन द सेंस अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी में है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैटर है। क्लियर है? तो एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट्स कॉल्ड मैटर। क्लियर है मैटर के बारे में? देखिए, इंडियन जो फिलोसोफर थे सबसे पहले, बहुत ही पहले, और पुराणों में भी ये बताया जा चुका है हमारे, ठीक है, कि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर कोई भी कोई भी सबस्टांस है, वो आपके 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। एंड द फर्स्ट वन इज एयर, सेकेंड वन इज अर्थ, थर्ड वन इज फायर, फोर्थ वन इज वाटर एंड स्काई। क्लियर है? तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारा कोई भी मैटर मिलके बना होता है। समझ में आया? चलिए, तो अब हमारे सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा मैटर हैं, देन हाउ विल गोइंग टू क्लासीफाई देम। तो इसके लिए हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसके लिए दो बेसिस बताए गए। पहली बेसिस ये थी कि आप उसके अपीयरेंस के बेसिस पे बता सकते हो, बेस ऑन अपीयरेंस। एंड सेकेंड वन वाज बेस ऑन कंपोजिशन, ठीक है, मतलब वो कैसे बने हुए हैं, हाउ दे आर कॉन्स्टिट्यूट। ओके, सो पहली चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बेस ऑन अपीयरेंस। क्लियर है? देखिए, बेस ऑन अपीयरेंस वो हमें दिख कैसे रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका डायमेंशन क्या है। जो चीज़ें हम उनको टच करके फील करके बता सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसे हम सिर्फ छू के फील करके बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं, उसे हम कहेंगे कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। और वो केमिकली कैसे कंबाइन होके बने हुए हैं, ठीक है, उनका कंपोजिशन क्या है, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको किसके अंडर में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर है? तो दो प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन अपीयरेंस। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमने बात करा था कि कोई भी मैटर जो होता है वो जो भी सबस्टांस है, ठीक है, वो मैटर से मिलके बने हुए हैं। क्लियर है? तो मैटर मैटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? क्लियर? तो जो मैटर है वो हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कोई भी मैटर है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच डिफर इन साइज, शेप एंड नेचर। कोई भी मैटर आपका पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि सारे मैटर के जो पार्टिकल हैं वो सेम हो, नहीं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, उनका शेप अलग हो सकता है, उनका नेचर अलग हो सकता है। इतना ज़्यादा छोटे होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं कि हम उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो एक पॉइंट है इसमें कि जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट इन नेचर का मतलब ये होता है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करते हो और उसका कोई अंत आपको नहीं मिलता, नहीं, वो छोटे छोटे मिल्क पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप जब ग्लास को देखते हो तो ग्लास आपको ऐसा लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस है ना। लेकिन जब अगर आप ग्लास को ब्रेक कर दो, तो जैसे आप अपने हाथ से नीचे उसको छोड़ो तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, टूटेगा। और आपको देखिएगा कि जो ग्लास था वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो स्मॉल पीसेस में बिखर गए हैं। वो अलग चीज़ है कि उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम किसी तरीके से कंबाइन करके एक कॉन्टिन्यूस शेप दे रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इसी नेचर को हम बोलते हैं पार्टिकुलेट नेचर। क्लियर है? चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो हमारे किससे मिलके बने हुए हैं? पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब ये कितने छोटे हो सकते हैं। क्लियर है? तो
इसको देखेंगे इस टॉपिक को, तो अगर हम देखें कि एक वाटर का जो ड्रॉपलेट है, एक छोटा सा ड्रॉपलेट होता है, उसमें 10 की पावर 21 पार्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एक छोटे से पार्टिकल में। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक रेन ड्रॉप में 10 की पावर 21 पार्टिकल्स हैं, तो वो कितने छोटे होंगे, नेकेड आई से देख पाना तो उसे वैसे भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? दूसरी चीज़ है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है, आपको रेस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। वो मोशन में है, वो जो पार्टिकल हैं उनमें मोशन हो रहा है, तो वो हमेशा मोशन में रहते हैं। कांस्टेंट मोशन में जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा रहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैसे ये होता है, कैसे आप बता सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। क्लियर है? तो जितने भी पार्टिकल होते हैं, पहले एक बात को और ध्यान रखते हैं कि जो पार्टिकल्स हमारे हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जो इस चैप्टर का इसी क्लास 9th में ही हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। क्लियर है? तो बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, उसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैंने बोला था कि जो पार्टिकल होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूस मोशन होता है, तो इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे उनमें कॉन्टिन्यूस मोशन होता रहता है। देखो पहले आप क्या करो कि वाटर बॉटल लो, वाटर बॉटल में आप पानी रखो, ठीक है। उसके बाद सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4, आप उस KMnO4 को डिजोल्व कर दो, अंदर की तरफ डिजोल्व कर दो, वाटर में आप उसको रख दो और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, आप उसको स्टर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उसको बस ऐसे ही छोड़े हुए हो। होगा क्या, कुछ समय के बाद बिना स्टर किए हुए, मतलब बिना उसको घोले हुए, आप चम्मच स्पून किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपने सिंपली जो क्रिस्टल था KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट का, जो पर्पल कलर में होता है, तो आप उसे नीचे की तरफ रख दो, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको ये दिखेगा कि जो पूरा का पूरा वाटर था वो हमारा पर्पल कलर का हो चुका है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी से हम देख सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूस मोशन होता है, क्योंकि हमने तो उसको पानी के एकदम सरफेस पे रखा हुआ था, नीचे वाले सरफेस पे, बॉटम पे, ठीक है। हमने उसको स्टर भी नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, वो धीरे 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 जो KMnO4 के पार्टिकल थे उसमें मोशन था, और वो मोशन की वजह से क्या हुआ कि ऊपर की तरफ राइज करने लगा, और जब ऊपर की तरफ राइज करने लगा, और वाटर की अपनी कोई कलर होती नहीं है, तो पूरा का पूरा वाटर किसके कलर में हो गया, पर्पल कलर में। क्लियर है? क्योंकि किसके जो किसका कलर है, पोटेशियम पर मैग्नेट का। समझ में आया? देखिए एक्चुअल रीज़न तो ये है कि वाटर का जो कलर होने का, वो कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। हर जैसे वो पार्टिकल से बना होगा, और मैंने बताया कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं तो कहीं पे तो ज्वाइन होंगे, और जहाँ पे ज्वाइन होंगे वहाँ पे हल्का सा गैप होगा, तो उन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो वहाँ पे स्पेस था, उस स्पेस में KMnO4 मतलब जो क्रिस्टल हमने डाला हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो उसमें जाके फिट हो गया। तो वाटर में बहुत ज़्यादा स्पेस होंगे और KMnO4 भी हमारे पास ज़्यादा है, तो वो हर पार्टिकल जाके वाटर के हर इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके फिट हो रहा था, इसी वजह से जो कलर था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। समझ में आया? तो ये है, इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल था हमने उसको सरफेस पे बॉटम पे रखा हुआ था, वो धीरे 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 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। समझ में आया? इसीलिए जो वाटर का कलर है वो हमें नीचे से ऊपर की तरफ पर्पल होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? चलिए, तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर है और पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में है, ठीक है। चलिए, सेकंड इलस्ट्रेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें वाटर रखा, और वाटर में आपने शुगर के कुछ क्रिस्टल ऐड किए, ठीक है। अब आप इसको इसमें स्टर करना पड़ेगा, अगर स्टर नहीं करते हो तो टाइम टेकिंग होगा, जो चीनी है आपकी उसमें घुलेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको स्टर करके क्या करते हैं, घुलाते हैं। देखो पहली चीज़ तो यहाँ भी तो आपको समझ में आया कि जो वाटर के बीच में है क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, और वो उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज़ इसमें ये देखोगे कि जब आप शुगर को डिज़ोल्व कर रहे थे वाटर के अंदर में, तो वाटर के लेवल पे कहीं पे भी 1% की उसमें उसके हाइट में चेंज नहीं आया, मतलब जो वाटर का लेवल था वो सेम रहा शुगर ऐड करने के पहले और उसके बाद में भी। तो यहाँ से भी हम ये जान सकते हैं कि अगर वाटर में हम कुछ कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो
लेवल तो बढ़ना चाहिए ना, मतलब जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इस केस में इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्लियर है? तो कंक्लूजन इसका ये है, देयर आर सम वैकेंट स्पेसेस अमॉन्ग द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट ऑक्युपाइज दिस स्पेस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ओके, थैंक यू।